हाँ तो गाइज़ आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ रखा होगा। टॉपिक मैंने टेलीग्राम पर बताया था कि क्या टॉपिक आज टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मांड और सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बुक भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। तो डेली बेसिस पे आप लोगों को होमवर्क मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा क्या आपको पढ़ के आना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था वो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। इरेटोस्थनीज एक जो कि ग्रीक विद्वान थे, जिन्होंने ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जो कि जियो और ग्राफोस, यानी कि जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त होता है, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का वर्णन इरेटोस्थनीज ने किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पे हिकेटियस की अगर हम बात करें तो इनके बारे में हम जानते हैं कि भूगोल का जनक इनको माना जाता है, हिकेटियस को। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट पूरा नाम होता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक भी मानते हैं। तो ये तीनों याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल का जनक जो है पॉलीडोनियम को मानते हैं। पॉलीडोनियम ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कार्ल ओ सावर की हम बात करें तो यहाँ पे याद रखना है कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, और हिकेटियस के बारे में आपको बताया गया कि भूगोल का जनक हिकेटियस, और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द को दिया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सब कुछ जितना हो सके अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ध्यान से बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें मोटिवेशन मिले, आप लोगों को इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक हमने अभी आपको जस्ट बताया कि वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मानते हैं, तो ये सही है। भूगोल का जनक हिकेटियस को मानते हैं, ये भी सही है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक ये गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल का जनक होते हैं कार्ल ओ सावर, जबकि यहाँ पे थेल्स और एनेंजीमेंडर जो होते हैं वो गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पॉइंट गलत है, सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला जो कि यहाँ पे कह सकते हैं अभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है। तो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला जो बात कहा गया था, ये बात कही गई थी क्लैडियस टॉलमी के द्वारा। तो यहाँ पे टॉलमी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो एक यहाँ पे याद रखना, होम्स वाला ज़्यादातर पूछा जाता है कि पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो रहने का स्थान क्या होता है, घर होता है, होम होता है। तो होम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है। तो बताइए कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे मानते हैं। तो पॉलीडोनियम हमने बात कर लिया, पॉलीडोनियम के बारे में बात किया कि भौतिक भूगोल के जनक जानते हैं। कार्लो सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक, एनेंजीमेंडर जो होते हैं जिन्हें हम थेल्स व एनेंजीमेंडर को गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जानते हैं। तो मार्टिन बैहम यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन डी। मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है। और एनेंजीमेंडर एक और याद रखेगा, एनेंजीमेंडर जो है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता भी है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेंजीमेंडर, राइट। नेक्स्ट आता है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो दोलन सिद्धांत दिया गया है एलन संडेजा, डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा, यहाँ पे बी होगा। जॉर्ज लेमनतेयर के बारे में जानते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत इन्होंने दिया। और एलन गुथ का नाम भी याद रखिएगा, इन्होंने स्फीति सिद्धांत दिया। ये तीनों हमेशा पूछा जाता है, तीनों को याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ध्यान से पढ़िए, गेस करिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, बिल्कुल सही। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के खगोलज्ञ जो कि जॉर्ज लेमनतेयर ने किया था। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है। इस सिद्धांत यानी महाविस्फोटक सिद्धांत लेमनतेयर ने दिया है, लेकिन ये जर्मन नहीं थे, बेल्जियम के थे। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, हमें सही बताना था।
तो सही है। देखिए बाद में रॉबर्ट वेगनर ने महाविस्फोटक सिद्धांत की व्याख्या की, ये भी सही है। तो कह सकते हैं कि ए और सी दोनों सही है। तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम बी को टिक करते, लेकिन अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चंस में, तो आप सुधार लेना कि ए और सी दोनों सही है। ठीक है, ए एंड सी दोनों सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 यानी 1/6 भाग होगा। सी करेक्ट, छठा भाग। गैनीमीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, सही नहीं है। यह बुध से बड़ा है, बिल्कुल सही। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यह भी सही है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन डी, तो ये शनि के चारों ओर घूमता है। जी नहीं, ये उपग्रह है किसका, बृहस्पति का। तो ये बृहस्पति के चारों ओर घूमता है, ना कि शनि का। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा, ये हमारा गैनीमीड पीले रंग का होता है। नेक्स्ट आता है कि किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, और वो कौन है। तो उनका नाम हो जाता है कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था। वो कौन थे। तो क्रिश्चियन जो ह्यूजेंस आप देख रहे हैं, कहीं कहीं हाइजेंस लिखता है, क्रिश्चियन हाइजेंस। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जिन्होंने सबसे पहले जो शनि के छल्ले हैं उनके बारे में बताया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। आराम से पढ़िए और गेस करिए सही आंसर क्या बनेगा। आपको टॉपिक दिया गया था, अगर आपने पढ़ के आया तो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने आए हैं तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ कर के नहीं आएंगे फिर वही आप तुक्का उक्का लगाएंगे। तो चलिए, जैसे भी आपकी मर्जी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आकाशगंगा, दूध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को एंड्रोमेडा नाम दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आता है कि किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की है। किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की है। तो इसे याद रखेंगे कि ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की जो खोज की गई थी वो एडविन हब्बल के द्वारा है। एडविन हब्बल के द्वारा, ये करेक्ट है। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी के रूप में भी इसको जानते हैं, और ये है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखिए कि यह पृथ्वी का सबसे निकट का निकट का ग्रह है, और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह के रूप में इसे क्यों जानते हैं हम लोग। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा गर्म बनाता है। ठीक है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, राइट। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम लोग यूवी कह सकते हैं, आप यूरेनस और वेनस। ठीक है, यूरेनस एक हो गया आपका अरुण, और वेनस मतलब हो गया शुक्र। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत चक्रण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह क्या करते हैं, सभी ग्रह हमारे जो क्या होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। बाकी ये 2 जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में ये 2 ग्रह उल्टा घूमते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित में शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन, याद रखिएगा टाइटन। एवेंजर्स आपने देखा हुआ तो अच्छे से याद होगा ही, टाइटन शनि का। नेक्स्ट, सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य एक प्रकार का तारा है, हम जानते हैं। तो ये एक गैसीय गोला है, इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य तत्व है 2.5%। तो ये बिल्कुल सही है। खास करके याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा है। सूर्य का केंद्रीय भाग होता है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं, ये भी सही है, क्रोड बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों कथन सही है। एक प्रश्न यहाँ पे हम और याद रखेंगे कि जो हमारा केंद्र होता है, जिसका तापमान की अगर हम बात करें, मतलब कि कोर का जो तापमान होता है, क्रोड जो इसके हम कहते हैं, क्रोड का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये क्रोड का तापमान होता है और ये चीज़ आपको याद भी रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 5800 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से याद रखो कि 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आर्यन नेबुला निम्नलिखित में से क्या है। तो आर्यन नेबुला निम्नलिखित में से क्या है, तो इसे याद रखिएगा कि ये आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह होता है। यानी हमारे आकाशगंगा जो है, मिल्की वे है, उसमें सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं। तो प्रसिद्ध तारामंडल जो होता है ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में हमें दिखाई देता है सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि ऑप्शन डी। ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है। ग्रेट बियर, तो ये टोटल 7 तारों के समूह से बना है, ऑप्शन डी। अगला आता है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे मानते हैं हम लोग, तो हाइड्रा को। ठीक है, हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो देखने को ज़रूर मिलता है। तो क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम जो तारा है वो होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है और सूर्य के बाद हमारा ये तारा बनेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं। सीरियस जो है नामक चमकीले तारे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे डॉग स्टार कहा जाता है, डॉग स्टार, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह हैं, जो कि एक तो होता है आपका बुध और दूसरा होता है शुक्र। यानी स्टार्टिंग के सूर्य से स्टार्टिंग के 2 जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे हम बुध को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। और सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा, सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये याद रखना, तारा मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किसका बना है। तो पृथ्वी की पपड़ी का जो मुख्य अंश है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो यहाँ पे बी होगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सन है, तो उसके बाद हमारा मरकरी आता है, बुध, वेनस आता है, उसके बाद हमारा पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल ग्रह आता है, उसके बाद आप देखेंगे तो मंगल के बाद हमारा ये क्या जिसको बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति आएगा जिसको हम लोग जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, जुपिटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं तो शनि आता है, ठीक है, सैटर्न, और उसके बाद नेपच्यून और उसके बाद वरुण। पहले देखिए, पहले अरुण और बाद में वरुण। तो अरुण को हम लोग क्या कहते हैं, अरुण को हम लोग यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया तो इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सैटर्न के बाद क्या आएगा, सैटर्न के बाद यूरेनस आता है और उसके बाद नेपच्यून आएगा। अब प्रश्न में ये पूछा गया था कि मंगल और यूरेनस के बीच बताइए। तो मंगल ये है और यूरेनस ये है, तो जुपिटर आएगा और सैटर्न आएगा, यानी कि बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति और शनि यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये आप सूर्य के जो ये सूर्य हो गया उसके दूरी का क्रम है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण जो होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण से होता है।
पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है, ये थोड़ा याद रखना है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो कारण होता है वो दैनिक गति होता है, जिसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। घूर्णन, दैनिक गति, ऑप्शन ए। और पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होना, यानी जो ऋतु परिवर्तन होना या फिर दिन रात का छोटा बड़ा होना, वो परिक्रमण के कारण होता है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रम पर आती है? तो अगर ग्रहों के आकार की बात करें तो ग्रहों के आकार के क्रम में पृथ्वी हमारा जो है वो 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर, ठीक है, ये याद रखना है, 5वें नंबर पर। और दूरी के क्रम में तो 3रे नंबर पर, याद रखिएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन के बारे में हमने बताया कि टाइटन शनि का है, तो टाइटन जो होता है वो नेपच्यून का है। नेपच्यून यानी वरुण का, ठीक है, टाइटन। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर, 2nd नंबर पे आता है सैटर्न, ठीक है। 3rd नंबर पे आकार की बात करें तो 3rd नंबर पे हमारा पृथ्वी आ जाएगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो शनि जो है वो 2रे स्थान पर आएगा, ऑप्शन बी होगा। लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो लूसीफर हम किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के समान दिखता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? देखिए इस प्रश्न में ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि इस ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है। यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो शुक्र ग्रह को टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में मिस्टेक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, ठीक है, सही आंसर क्या बनेगा। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जुपिटर, ठीक है, जुपिटर का सबसे जो बड़ा क्या बोलते हैं उपग्रह है, उसका नाम आप बता दो, ये तो बता ही सकते हो। और साथ ही साथ अगर उसके अलावा भी जुपिटर के यानी बृहस्पति के और भी उपग्रहों के नाम आपको पता है तो आप लोग ज़रूर बताना। जैसे एक यूरोपा होता है, तो बाकी आप लोग बताओ, सब कुछ हम ही नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, फोब किस ग्रह का उपग्रह है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में एक परिक्रमा करता है? फोब, देखिए एक होता है डिमोस, फोबोस। मैं फोबोस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोब बात कर रहा हूँ। तो फोब जो है वो आपका शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। जबकि फोबोस डिमोस मंगल ग्रह का है और सबसे छोटा उपग्रह भी माना जाता है मंगल का, डिमोस को, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि शनि ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शनि ग्रह के संबंध में ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि यह ग्रह घनत्व मतलब इस ग्रह का जो घनत्व है अन्य सभी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। माना जाता है कि इस ग्रह को अगर पानी पर भी रखोगे तो ये तैरता रहेगा, मतलब बहुत कम है इसका घनत्व। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि असत्य बताना तो ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी होगा, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और दिन रात का छोटा बड़ा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो हमने ऊपर में देखा था कि घूर्णन के कारण जो होता है दिन रात होता है, लेकिन छोटा बड़ा जो होता है वो या फिर ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? तो विषुवतीय व्यास आपने पढ़ा है 12,756 किलोमीटर होता है। यानी विषुवतीय व्यास का मतलब ये जो यहाँ पर जो विषुवतीय व्यास मापोगे यहाँ पर ये, ठीक है। और अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ध्रुवीय व्यास जो होगा आपका यहाँ पर होगा ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ये ध्रुवीय व्यास जो होता है वो 12,713, ठीक है, 12,713, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 12,713.6, तो लगभग माना जाता है 12,714। तो 12,714 या फिर 12,713 मान करके चल सकते हो। तो यहाँ पे आप घटाओगे तो 12,713 से डिफरेंस देखोगे तो ये आपका 43 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे लगभग, ठीक है। अगर 42 कभी कभी देखें तो 42 को भी टिक कर सकते हो। अब निम्नलिखित में से उपग्रह और ग्रह के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? ध्यान दीजिए, गलत बताना है। तो टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम नहीं होता, टाइटेनिया होता है, ठीक है, टाइटेनियम नहीं, टाइटेनिया। तो ये अरुण का होता है, एक तरह से दिखा है तो सही है, मानते हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइटेनिया होना चाहिए था। तो टाइटेनिया अरुण का ग्रह उपग्रह है, सही है। टाइटन की बात करें तो टाइटन ये शनि का होता है और ट्राइटन जो होता है वो वरुण का होता है, यानी नेपच्यून का। तो ये भी गलत है। तो हमें बताना था कौन सा मिलान गलत है। तो 2 और 3 गलत है, 2 और 3 यहाँ पे हम देखेंगे, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है।
अब ये मत कहना कि टाइटेनियम यहाँ पे लिखा गया तो वो भी गलत है, उस तरह से देखोगे तो फिर ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, तीनों गलत है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ टाइटेनिया लिखना था, ना कि टाइटेनियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शनि ग्रह का काला रंग निम्नलिखित में से किस कारण से है? जो शनि ग्रह है, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रंग हैं, तो शनि का जो काला रंग होता है वो किस कारण से होता है? अक्सर पूछा था कि आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है, तो ये याद रखना कि लाल रंग जो है मंगल ग्रह का आयरन ऑक्साइड के कारण है, और नाइट्रोजन के कारण जो है वो काला रंग है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो मैंने ऊपर में क्वेश्चंस बताया था, आपसे पूछा भी था कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो पीले सफ़ेद बादल है वो आपका बृहस्पति का होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका सी बन जाता है। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको इस तरह का जो भी होमवर्क है मिल जाएगा, और बाकी की वीडियो की लिंक मिलती रहती है, तो आप वहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।